हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कल के वीडियो में हम इस टॉपिक को बता चुके हैं मैपिंग बना करके कि यूरोपियों का आगमन भारत में कैसे हुआ और 15वीं शताब्दी का यूरोप कैसा था और वास्को डी गामा की एंट्री भारत में कैसे हुई। ठीक है, तो कल वाली क्लास को ज़रूर देखिएगा एक बार, क्योंकि वहाँ पे मैपिंग बना करके बहुत अच्छे से समझाए हैं। ठीक है, तो ज़्यादा विस्तार से इसमें हम चर्चा नहीं करेंगे। ओके, तो याद रखिएगा, ये पहले वाला जो क्लास था उसमें हम ये टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, भारत में यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ था। ठीक है, तो इसमें हम डायरेक्ट अब स्टार्ट करते हैं पुर्तगालियों से। ठीक है, क्योंकि ये सब बेसिक जो था हम पहले ऑलरेडी बता चुके थे कि जैसे यहाँ पे कुस्तुनतुनिया थी, तो कुस्तुनतुनिया पे तुर्की का अधिकार हो गया था 15वीं सदी में। फिर उसके बाद यहाँ का रास्ता यहाँ पे ब्लॉक हो गया था, तो यहाँ यूरोप वासियों का एशिया में आने का कोई भी रास्ता नहीं था। ठीक है, तो ये यहाँ से स्पेन से और ये स्पेन से निकले थे कोलंबस, तो कोलंबस निकले थे तो वो भारत की खोज में, भारत की रास्ता की खोज में, तो वो चल गए थे यहाँ पे अमेरिका में। ठीक है, लेकिन फिर वहाँ से स्पेन से यहाँ पे पुर्तगाल से निकले सबसे पहले बार्थोलोमियो डियाज। तो बार्थोलोमियो डियाज ने अफ्रीका के यहाँ एक तट पे पहुँचे थे, केप ऑफ गुड होप पे। ठीक है, तो फिर यहाँ से पहुँच करके वो वापस लौट गए थे। ठीक है, और यहाँ से लौटने के बाद फिर पुर्तगाल से फिर वापस आए एक वो वास्को डी गामा। ठीक है, तो वास्को डी गामा पुर्तगाल से यहाँ पे आए, तो यहाँ केप ऑफ गुड होप के पास से फिर यहाँ पे कालीकट, भारत के जो कालीकट है वहाँ पे पहुँच गए हैं। ठीक है, तो ये सब बेसिक जो है ना पहले ऑलरेडी हम बता चुके हैं, तो हम डायरेक्ट अब टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे याद रखेगा एक पॉइंट, जो भारत में यूरोपियों का आगमन का जो मार्ग है प्रशस्त हुआ, दो कारणों से हुआ। पहला कारण था कि कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का कब्जा, और दूसरा कारण था पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रांति। ठीक है, तो ये याद रखेगा कि 15वीं सदी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार एवं यूरोप में पुनर्जागरण एवं औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत की तरफ यूरोपियों की आगमन का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि 15वीं सदी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया था, और पहले जो था कि पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रांति का दौर था। ठीक है, जिसमें नए भौगोलिक खोज हो रही थी, तो याद रखिएगा उनका। ठीक है, तो ये सब बेसिक था, वो हम ऑलरेडी एक क्लास मॉडर्न हिस्ट्री का लिए थे, क्लास 1, उसमें हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम आगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा पुर्तगालियों का आगमन। तो पुर्तगालियों का आगमन में हमें यहाँ पे बताए थे कि यहाँ पे भारत है, मान लीजिए ये भारत है। ठीक है, तो भारत के यहाँ पे जो कालीकट है, तो कालीकट के पास यहाँ पे पहुँचे थे वास्को डी गामा। ठीक है, और याद रखिएगा, और वास्को डी गामा को जो यहाँ कालीकट का जो मार्ग दिखाए थे वो कौन दिखाए थे, तो गुजरात के, याद रखिएगा, गुजरात के एक व्यापारी थे अब्दुल मलिक। ठीक है, तो अब्दुल मलिक ने वास्को डी गामा को कालीकट तक ये रास्ता मार्ग दिखाए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। और यहाँ पे कालीकट है, कालीकट के जस्ट थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे कोचीन है। ठीक है, तो कालीकट के नीचे नीचे जो कोचीन है, कोचीन में पहली व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री स्थापित की है पुर्तगालियों ने। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पुर्तगालियों ने सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित किए थे, तो कोचीन में, जो कालीकट के थोड़ा सा जस्ट नीचे है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पुर्तगालियों ने कोचीन के नीचे, कालीकट के नीचे एक कोचीन है, वहाँ पे पुर्तगालियों ने सबसे पहले फैक्ट्री की स्थापना किए थे। और फिर उसके बाद आगे देखिए कि जो ये कालीकट है, तो कालीकट के जस्ट ऊपर में कन्नानूर है। ठीक है, तो पुर्तगालियों ने दूसरी कंपनी कहाँ स्थापित की थी, तो कन्नानूर में। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला याद रखिएगा। उसके बाद देखिए आगे, तो ये सब बेसिक था, ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये फिर उसके बाद यहाँ देखिए कालीकट, यहाँ पे जो कालीकट है, तो कालीकट पर अरब व्यापारी का वर्चस्व था। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो कालीकट है, कालीकट पे अरब व्यापारी का वर्चस्व था। ठीक है, कालीकट है तो कालीकट पे अरब व्यापारियों का वर्चस्व था, और कालीकट के नीचे जो कोचीन है, कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित की थे पुर्तगाली, और कालीकट के ऊपर में कन्नानूर है, तो कन्नानूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। फिर यहाँ देखिए पुर्तगालियों का आगमन का उद्देश्य, तो पुर्तगालियों का आगमन का उद्देश्य, दो उद्देश्य था। पहला तो व्यापार करना, और दूसरा था ईसाई धर्म का प्रचार करना। ठीक है, व्यापार में याद रखिएगा समुद्र पर नियंत्रण करना था पुर्तगालियों को। ठीक है, तो पुर्तगालियों का आगमन का दो उद्देश्य याद रखिएगा। उस पुर्तगालियों के आगमन का जो मुख्य दो उद्देश्य था, पहला तो ट्रेड यानी कि व्यापार करना, और व्यापार कहाँ पे, तो यहाँ पे समुद्र पर नियंत्रण करना था। और समुद्र पर नियंत्रण करने के लिए पुर्तगालियों ने एक पॉलिसी बनाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा ब्लू वाटर पॉलिसी।
और ये ब्लू वाटर पॉलिसी में क्या था कि इसमें तटीय प्रदेश के वाटर पर नियंत्रण करना था, ठीक है। तटीय प्रदेश में जो आंतरिक था, आंतरिक वाटर पर वहाँ पे नियंत्रण नहीं करना था, वह उसे बाहरी बाहरी तटीय प्रदेश पर नियंत्रण करना था, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि जब वो बाहर कर लेंगे तो अंदर ऑटोमेटिक अपना कब्जा में हो जाएगा। इसीलिए इनका जो उद्देश्य था कि ब्लू वाटर पॉलिसी में ब्लू वाटर जो पॉलिसी लॉन्च किए थे उसमें था कि बाहर का जो समुद्र तटीय क्षेत्र है उन पर हम अपना कब्जा कर लेंगे, तो फिर ऑटोमेटिक अंदर वाला अपना कब्जा में आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है कार्टेज सिस्टम। कार्टेज सिस्टम में क्या था कि अगर आपको समुद्र में व्यापार करना है तो सबसे पहले आपको परमिट लेना पड़ेगा, और परमिट का मतलब यहाँ पे है क्या कि एक तरह से अनुमति बोल सकते हैं, परमिशन। तो परमिट का यहाँ पे अनुमति यानी कि परमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये तो हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले याद रखिएगा अल्मेड़ा। अल्मेड़ा तो एक नंबर में जो यहाँ पे शासक के नाम बता रहे हैं, तो यहाँ पे अल्मेड़ा, जो अल्मेड़ा थे, अल्मेड़ा ने क्या किए कि अल्मेड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी लॉन्च किया और गुजरात और मिस्र के संयुक्त बेड़े को पराजित किए थे। कौन? तो ये अल्मेड़ा। तो अल्मेड़ा एक याद रखिएगा। और यहाँ पे ब्लू वाटर पॉलिसी बता दिए कि ब्लू वाटर पॉलिसी में क्या था कि समुद्र पर जो तटीय प्रदेश है उन पर नियंत्रण करना था ब्लू वाटर पॉलिसी में, और तटीय प्रदेश पे वाटर पे जो कंट्रोल करना था वो कहाँ पे? तो बाहरी वाटर पे, अंदर वाला पे नहीं। अगर इनका सोच ये था कि अगर हम बाहर कर लेते हैं तो अंदर ऑटोमेटिक अपना कब्जा में आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़िए। इधर अफ्रीका, ठीक है। तो इनका ये था कि जो यहाँ पे है बाब एल मंदेब, बाब एल मंदेब, ठीक है, बाब एल मंदेब। और यहाँ पे है हॉर्मुज जल डमरू। तो यहाँ पे हॉर्मुज जल डमरू है और यहाँ पे बाब एल मंदेब, ठीक है। तो पुर्तगालियों का जो कहना था कि ये जो हॉर्मुज जल डमरू और बाबल एल मंदेब से लेकर के मलक्का तक, तो चलिए यहाँ पे यहाँ पे है, मान लीजिए मलक्का, ठीक है, मलक्का, यानी यहाँ से लेकर के मलक्का तक नियंत्रण स्थापित करना था इनका, ठीक है। पुर्तगालियों का नियंत्रण में हो, ये चाहते थे वो, ठीक है। क्योंकि जो मलक्का है यहीं से मलक्का से चीन में ज़्यादा चीन में व्यापार होती है तेल वगैरह की, ठीक है। तेल सप्लाई होता है यहाँ से चीन में, ठीक है। मलक्का से ही चीन व्यापार वगैरह होती थी और इससे तेल की सप्लाई वगैरह। तो ये हो गया हॉर्मुज, यहाँ पे हॉर्मुज जल डमरू, यहाँ पे बाब एल मंदेब, ये दोनों से यहाँ से लेकर के मलक्का तक का नियंत्रण स्थापित करना था पुर्तगालियों का, ठीक है। यहाँ पर एस्तादो दा इंडिया कंपनी स्थापित की है, ठीक है। पुर्तगालियों का ये सोच था कि हॉर्मुज और बाबल ए मंदेब जलसंधि से लेकर के मलक्का तक का एक पूरा रास्ता नियंत्रण में आ जाए, ठीक है। तो यानी कि जो उनका उद्देश्य था कि हॉर्मुज और बाबल ए मंदेब जलसंधि जो है वहाँ से लेकर के मलक्का तक का पूरा रास्ता नियंत्रण में आ जाए, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे एस्तादो दा इंडिया कंपनी स्थापित किया, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा जो शासक है अल्बुकर्क, ठीक है। तो अल्बुकर्क के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखे अल्मेड़ा क्या किए थे? ब्लू वाटर पॉलिसी लॉन्च किए थे, ठीक है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी लॉन्च करने वाले कौन थे? अल्मेड़ा। अब यहाँ पे बी में है दूसरा शासक, वो है अल्बुकर्क। तो याद रखिएगा अल्बुकर्क वाइसराय बनकर आया था, ठीक है। तो याद रखिएगा। फिर यहाँ पे कि पुर्तगालियों ने हॉर्मुज और मलक्का जल संधि, ठीक है, हॉर्मुज और मलक्का जल संधि दोनों को अल्बुकर्क ने जीत लिया, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे कि जो हॉर्मुज और मलक्का जल संधि है दोनों को अल्बुकर्क ने जीत लिए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए आज हॉर्मुज और बाबल मंदेब प्लस में मलक्का आज भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा हॉर्मुज स्ट्रेट और बाबल मंदेब और मलक्का आज भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, ठीक है। ये जो एस्तादो दा इंडिया है, एस्तादो दा इंडिया का जो संबंध है पुर्तगालियों से संबंध है, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर क्वेश्चन में अगर कोई भी कथन में आ जाए कि एस्तादो दा इंडिया का संबंध किससे है तो पुर्तगालियों से है, ठीक है। यहाँ पे देखिए
और ये तो बता दिए कि यहाँ पे वास्को डी गामा यहाँ पे कालीकट पे आए थे और कालीकट के नीचे कोचीन था। कोचीन में पहला फैक्ट्री लॉन्च किए स्थापित किए थे कौन? पुर्तगालियों ने। तो याद रखिएगा कि कोचीन में पहला फैक्ट्री और पहला फोर्ट दोनों स्थापित किए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फैक्ट्री बने, पुर्तगालियों ने यहाँ पे फैक्ट्री बनाए कोचीन में, कालीकट के जो नीचे यहाँ पे कोचीन है यहाँ पे पहला फैक्ट्री बनाए और पहला किला यानी कि पहला फोर्ट भी बनाया अल्बुकर्क ने बनाया था, ये पहला यहीं पे कोचीन में ही। तो याद रखिएगा कि कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित किए पुर्तगालियों ने और यहीं पे कोचीन में ही पहला फोर्ट बनाए अल्बुकर्क ने, ठीक है। तो याद रखिएगा। और अल्बुकर्क के बारे में गोवा को देखते हैं। तो गोवा पर नींव स्थापित किए अल्बुकर्क ने, ठीक है, याद रखिएगा। और सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए सामाजिक तौर पे, सैन्य स्तर पे, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे यानी कि जो गोवा है तो गोवा को अल्बुकर्क ने बीजापुर के जो आदिल शाह है उनसे छीना था। कौन? अल्बुकर्क ने। अब यहाँ देखिए जो ये गोवा है तो यहाँ पे गोवा के बारे में याद रखिएगा कि गोवा का वास्तविक संस्थापक, तो गोवा का वास्तविक संस्थापक के बारे में बता देना चाहते हैं तो याद रखिएगा अल्बुकर्क हैं, ठीक है। तो अगर गोवा के वास्तविक संस्थापक के बारे में अगर पूछा जाए तो यहाँ पे बताइएगा कि अल्बुकर्क, ठीक है, अल्बुकर्क। फिर उसके बाद ये जो गोवा को कैपिटल के रूप में नीनू डी कुन्हा ने बनाया था, ठीक है। तो याद नीनू डी कुन्हा में थोड़ा सा याद रखिएगा कि बीजापुर के आदिल शाह से छीना था अल्बुकर्क ने। और यहाँ पे याद रखिएगा कि जो गोवा के जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन है? तो अल्बुकर्क, ठीक है। और गोवा को कैपिटल के रूप में नीनू डी कुन्हा ने बनाया, ठीक है। अब आगे बढ़िए। फिर इसके बाद यहाँ पे है बहादुर शाह, ठीक है। अब यहाँ पे बहादुर शाह के बारे में देखिए। बहादुर शाह जो हैं कहाँ के थे? तो गुजरात के थे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो बहादुर शाह जो हैं दमन एवं दीप पुर्तगालियों को सौंपा, ठीक है। तो यहाँ पे गुजरात के यहाँ पे नीचे आइएगा तो यहाँ पे है दमन एवं दीप, ठीक है, यहीं पे तो यहाँ पे जो दमन एवं दीप है तो दमन एवं दीप को बहादुर शाह पुर्तगालियों को सौंप दिया, ये, ठीक है। और इसके पुर्तगालियों ने क्या किए थे कि बहादुर शाह को जहाज से धोखे से फेंक दिया था, ठीक है। तो याद रखिएगा ये वाला थोड़ा सा। उसके बाद अब यहाँ पे एक और है वो देखिए थोड़ा सा। ये यहाँ पे थोड़ा सा पहले भारत बना लेते। ये भारत है, ठीक है। और भारत में यहाँ पे सबको पता है यहाँ पे इधर तटीय प्रदेश में तो यहाँ पे कब्जा कर लिए, ठीक है, स्थापित कर दिए, फैक्ट्री बना लिए, ठीक है। अब वहाँ पे अब यहाँ देखिए बंगाल, ठीक है। बंगाल में कंट्रोल स्थापित करने का ट्राई किया यानी कोशिश किया। बंगाल में इधर स्थापित हो गया कालीकट, कोचीन, यहाँ कन्नानूर, इस सब में फैक्ट्री जब स्थापित कर लिए तो उसके बाद प्रयास किए क्या कि बंगाल में कंट्रोल स्थापित करे अपना, ठीक है। बंगाल में कंट्रोल, नियंत्रण स्थापित, ठीक है। तो बंगाल में नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास की, ठीक है। और यहाँ पे पुर्तगालियों ने अपना अड्डा बनाया, ठीक है। तो पुर्तगालियों ने यहाँ पे अड्डा बनाया बंगाल में, ठीक है। और यहाँ पे बंगाल में कुछ नाम बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे है चटगांव है, इसे कि जो चटगांव है इसे पोर्टो ग्रांडे भी बोलते थे। तो याद रखिएगा कि जो पुर्तगालियों क्या किए कि बंगाल में भी अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किए और बंगाल में यहाँ पुर्तगालियों ने अपना अड्डा बनाया, ठीक है। और यहाँ पे एक नाम याद रखिएगा चटगांव, ठीक है। और चटगांव को हम क्या बोलते हैं? पोर्टो ग्रांडे, ठीक है, यानी इसे पोर्टो ग्रांडे भी बोला जाता है, यानी बोलते थे। उसके बाद चटगांव के बाद एक और नाम याद रखिएगा यहाँ पे सतगांव, ठीक है। तो ये सतगांव भी इम्पोर्टेंट है। चटगांव के जस्ट नीचे यहाँ पे सतगांव, ठीक है। और एक नाम और याद रखिएगा यहाँ पे हुगली, ठीक है। तो चटगांव, सतगांव, हुगली, ये तीनों जगह क्या किए? पुर्तगालियों ने फैक्ट्री स्थापित किया, यानी पुर्तगालियों ने फैक्ट्री स्थापित किया ये तीनों जगह। कहाँ? चटगांव, सतगांव, हुगली, ठीक है। उसके बाद देखिए
आप कुछ इम्पोर्टेंट और है वो बताते हैं यहाँ पे। ये जो यहाँ पे देखिए, बम्बई, बम्बई एक था, बेसिन साल्सेट के क्षेत्र, बेसिन साल्सेट के क्षेत्र। उसके बाद एक है सेंट थोमा, ठीक है। तो ये जो तीनों है, ये नाम याद रखिएगा, बम्बई, बेसिन साल्सेट के क्षेत्र और सेंट थोमा। यहाँ भी पुर्तगालियों ने फैक्ट्री स्थापित किए थे, ठीक है। तो कहाँ कहाँ, बम्बई, बेसिन के साल्सेट, बेसिन के साल्सेट, साल्सेट के क्षेत्र, यहाँ पे लिख दीजिए के क्षेत्र, के क्षेत्र, ठीक है। तो चटगांव, सतगांव और हुगली, हुगली यहाँ पे फैक्ट्री स्थापित की है पुर्तगालियों ने, ठीक है। लेकिन इसके अलावा बम्बई, बेसिन, साल्सेट के क्षेत्र और एक सेंट थोमा, यहाँ भी फैक्ट्री स्थापित की है, ठीक है, याद रखिएगा। तो चटगांव, चटगांव को क्या बोलते हैं, पोर्टो ग्रांडे, ठीक है। उसके बाद सतगांव, उसके बाद यहाँ पे हुगली। तो चटगांव, सतगांव, हुगली, उसके बम्बई, बेसिन के साल्सेट क्षेत्र, सेंट थोमा, ठीक है। तो यहाँ यहाँ पुर्तगालियों ने अपना स्थापित किए, ओके। तो याद रखिएगा ये तीनों। तो कौन कौन हो गया, चटगांव, सतगांव, हुगली, बम्बई, बेसिन के साल्सेट क्षेत्र और सेंट थोमा। तो यहाँ यहाँ कंपनी ने सॉरी पुर्तगालियों ने अपना फैक्ट्री स्थापित की है, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पे पॉइंट देखिए, बताते हैं कि 1536, हाँ 1536 में बंगाल के शासक, बंगाल के शासक 1536 में बंगाल के शासक महमूद शाह, के जो महमूद शाह हैं, महमूद शाह, तो 1536 में बंगाल के शासक महमूद शाह ने चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दिया, ठीक है। ने चटगांव, पहला चटगांव, दूसरा सतगांव, चटगांव और सतगांव ये दोनों जगह फैक्ट्री खोलने का अनुमति दिया, फैक्ट्री खोलने का अनुमति, ठीक है। तो यानी कि ये पॉइंट याद रखिएगा, VVI है कि 1536 में बंगाल के शासक महमूद शाह, ठीक है, 1536 में बंगाल के शासक महमूद शाह ने चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी, ठीक है। तो हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, ये जो फैक्ट्री खोलने का जो अनुमति दिए चटगांव और सतगांव में, ये कौन दिए थे, तो महमूद शाह, महमूद शाह कब दिए थे, तो 1536 में अनुमति दिए थे फैक्ट्री खोलने के लिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति बंगाल के शासक महमूद शाह ने दिए थे, ठीक है। उसके बाद एक है गुड्स इंपोर्ट और एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ये देखते हैं कि वस्तुओं का निर्यात और आयात, यानी भारत से एक्सपोर्ट क्या क्या होते थे और इंपोर्ट क्या क्या होते थे वो सब, ठीक है। तो देखिए, भारत से एक्सपोर्ट पुर्तगाल, तो पहला मालाबार और कोंकण के तट से सबसे ज़्यादा काली मिर्च का निर्यात होता था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हमारा महत्वपूर्ण है, काली मिर्च। उसके बाद दूसरा पॉइंट, मालाबार से अदरक, दालचीनी, हरड़, चंदन, हल्दी, नील इत्यादि निर्यात होता था मालाबार से, अदरक, दालचीनी, चंदन, हल्दी, नील, ठीक है मालाबार से। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए, उत्तर पश्चिम भारत से ट्राफ्ट, यहाँ पे देखिए ट्राफ्ट यानी कि कपड़ा, यहाँ पे कपड़ा, चिंटस इत्यादि भी निर्यात करते थे, अर्थात पुर्तगाल ले जाते थे, यानी कि यहाँ भारत से पुर्तगाल ले जाते थे। तो क्या क्या, पहला तो काली मिर्च, यहाँ पे देखिए जो मालाबार और कोंकण के तट से सबसे ज़्यादा काली मिर्च निर्यात होता था, ठीक है। तो काली मिर्च, अदरक, दालचीनी, चंदन, हल्दी, नील और यहाँ पे ट्राफ्ट जिसे और एक चिंटस, ठीक है। तो ये सब पुर्तगाल ले जाया जाता था, यानी भारत से। यहाँ पे देखिए पुर्तगाल हेडिंग में, और यहाँ पे निर्यात डाल दिए और यहाँ पे आयात,
यानी कि भारत से क्या क्या निर्यात होता था और भारत में क्या क्या आयात होती थी, ठीक है, यानी पुर्तगाल से। तो देखिए पहले निर्यात देखते हैं कि जो भारत से एक्सपोर्ट क्या क्या होती थी, यानी कि निर्यात। तो भारत से क्या क्या निर्यात होता था वो देखिए, पहला सूची बना दिए हैं बॉक्स में, तालिका में। पहला है काली मिर्च कोंकण तट से, मालाबार के कोंकण तट से। उसके बाद अदरक, दालचीनी, हरड़, हरड़, हल्दी, नील इत्यादि। ड्राफ्ट, उसके बाद चिंटस, जटामांसी ये देखिए लौंग, कस्तूरी, लाख, ईटीसी इकट्ठा करते थे दक्षिण पूर्व एशिया से, ठीक है। उसके बाद अब देख लीजिए इम्पोर्ट, सॉरी हाँ इम्पोर्ट, यानी भारत में क्या क्या इम्पोर्ट यानी कि आयात होती थी, ठीक है। तो भारत में होता था क्या, गुलाब जल, उसके बाद मूंग, उसके बाद तांबा, उसके बाद पारा, उसके बाद सिंदूर, ठीक है, आदि वस्तु भारत लाते थे पुर्तगाल, जर्मनी, इंग्लैंड से। यानी पुर्तगाल और जर्मनी, इंग्लैंड से गुलाब जल, मूंग, तांबा, पारा, सिंदूर इत्यादि लाते थे, ठीक है। लेकिन भारत से क्या क्या भेजते थे, तो काली मिर्च, अदरक, दालचीनी, चंदन, हल्दी, नील, ड्राफ्ट, चिंटस, इस तरह से ये सब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि पुर्तगाल का देन भारत में, यानी पुर्तगाल का देन भारत में क्या है, भारत को पुर्तगाल ने क्या दिया तो पुर्तगाल का देन देखिए यहाँ पे, तो तंबाकू, अफीम, काजू, अनानास, लाल मिर्च, प्रिंटिंग मशीन जो होती ना वो प्रिंटिंग मशीन, उसके बाद यांत्रिक घड़ी, उसके बाद गोथिक स्थापत्य, ठीक है। तो यह सब पुर्तगाल से, ये सब पुर्तगालियों का देन है। ये जो जितना भी देखें यहाँ पे तंबाकू, अफीम, काजू, अनानास, लाल मिर्च और प्रिंटिंग प्रेस और यांत्रिक घड़ी, तो ये सब जो है पुर्तगालियों का देन है, ठीक है। तो अब हम देख लिए निर्यात, आयात और पुर्तगालियों का देन यहाँ पे। उसके बाद देखिए एक लाइन यहाँ पे लिखे थे कि इस प्रकार पुर्तगालियों ने न केवल मसालों के व्यापार से लाभ अर्जित किया, अपितु विभिन्न एशियाई देशों के बीच सामान लाने और ले जाने के कार्य से भी लाभ कमाया। यानी सामान ले जाने और लाने और ले जाने से भी लाभ कमाया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे, एक है कि पुर्तगालियों ने पश्चिम भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर आधिपत्य स्थापित किया। जैसे में चाउल 1531 में, दीव 1531 में, सालसेट और बेसिन के क्षेत्र जो है 1534 में, ट्रेंगानोर 1536 में तथा मंगलोर, होनावर, उसके बाद भटकल, कन्नौर, क्विलोन, भावनगर, ठीक है। उसके बाद दूसरा पुर्तगालियों का व्यापार पर प्रभुत्व, तो पूर्वी तट के साथ सीधा संपर्क स्थापित किया। ये जो पुर्तगालियों थे पूर्वी तट से सीधा संपर्क स्थापित किए थे, आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कल, ठीक है। करने का प्रयास किया। उसके बाद देखिए पहला पॉइंट, जैसे कि कोरोमंडल तट पर मसूलीपट्टनम, पुलिकट, जैसे में एग्जाम्पल कि पुर्तगालियों ने पूर्वी तट के साथ सीधा संपर्क स्थापित किए, जैसे में कोरोमंडल तट पर मसूलीपट्टनम, पुलिकट, ठीक है। उसके बाद देखिए नागपट्टम और सैनथोम तमिलनाडु में, ठीक है, नागपट्टम और सैनथोम। अब उसके बाद हम एक और यहाँ पे देख लेते हैं, 16वीं और 17वीं शताब्दी में कौन कौन सा फल भारत लाया गया था, ठीक है। एक शॉर्ट वीडियो में हम बताए भी थे कि जो 16वीं और 17वीं शताब्दी में कौन कौन सा फल भारत लाया गया था। तो पहला मेज, स्वीट पोटैटो, कैप्सिकम, अनानास, पपीता, अमरूद, सपोडिला, कसाओ, कस्टर्ड एप्पल, ठीक है। तो ये सब फल है जो 16वीं 17वीं में शताब्दी में भारत में लाए गए थे फल, ठीक है। और इससे यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया हुआ है, कुछ हाल ही में 2023 या 24 में आया था, ठीक है। क्योंकि उसमें था कि कौन कौन सा फल भारत लाया गया था 16वीं और 17वीं शताब्दी में, ठीक है। तो आज हम यहाँ तक देखिए, उसके बाद आगे देखिए। हालांकि एक पॉइंट आओ यहाँ पे देखिए, कोल्लम शहर, एक कोल्लम शहर है, ठीक है। इसे क्विलेन कहते हैं, क्विलोन, यानी जो कोल्लम शहर है इसे क्विलोन कहते हैं, और ये कहाँ पे है, केरल में है, ठीक है। और तो इसमें पुर्तगालियों ने कोचिन, कन्नानूर, यानी जो कोल्लम शहर है ये, तो कोल्लम शहर में कोचिन, कन्नानूर और कोल्लस जैसे तटीय शहरों के विकास में बहुत योगदान दिया, जबकि
कालीकट को इसका नुकसान हुआ। तो ये याद रखिएगा। कोल्लम शहर कहाँ है? तो ये केरल में है और इसे कोल्लम शहर को क्विलोन भी कहते हैं, ठीक है। कोल्लम शहर को क्विलोन कहते हैं। और पुर्तगाल ने कोचीन, कन्नानूर, कोल्लस जैसे तटीय शहरों के विकास में बहुत योगदान दिया, जबकि कालीकट को इसका नुकसान हुआ था, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद अब यहाँ पे हम पुर्तगालियों का जो टॉपिक था वो हमारा समाप्त होता है। अब यहाँ से हम देखते हैं डच को, ठीक है। तो डच, ये जो डच हैं, तो डच के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा कि डच हॉलैंड या फिर नीदरलैंड से आया था। कौन? तो डच। तो डच कहाँ से आए थे? हॉलैंड और नीदरलैंड से, ठीक है। और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि इनका काम था, डच का काम या फिर टारगेट, जो डच का जो टारगेट या फिर काम बोल सकते हैं, तो डच का काम या फिर टारगेट था कि पुर्तगालियों को हटाकर मसालों के एकाधिकार करना। यानी कि डच का क्या काम था कि पुर्तगालियों को हटा करके मसालों का जो व्यापार था, तो मसालों के व्यापार पर एकाधिकार करना था। किनका उद्देश्य था, किनका टारगेट था? तो डच का टारगेट था, ठीक है। तो डच के उद्देश्य में याद रखेगा कि डच का मुख्य उद्देश्य क्या था, कि इसका टारगेट था डच का कि पुर्तगालियों को हटा करके मसालों के जो व्यापार है, तो मसालों के व्यापार पर एकाधिकार करना था। किसका काम उद्देश्य था ये? डच का। तो डच के बारे में याद रखेगा। और मसालों के व्यापार पर सबसे पहले पुर्तगाल का अधिकार था, ठीक है। और डच क्या किए? डच अपना भारत के जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट को टारगेट बनाया। तो पूर्वी तट में याद रखें आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में एक है मसूलीपट्टनम। तो आंध्र प्रदेश में एक मसूलीपट्टनम यहाँ पे याद रखेगा कि मसूलीपट्टनम में पहला कारखाना खोला डच ने, ठीक है, यानी पहला फैक्ट्री। तो पहला फैक्ट्री डच ने कहाँ खोला? तो मसूलीपट्टनम में, ठीक है, याद रखेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे, मसूलीपट्टनम के थोड़ा सा नीचे आइएगा तो पुलिकट है, और पुलिकट के जस्ट नीचे आइएगा तो यहाँ पे है करिकाल, ठीक है, पुडुचेरी में, याद रखेगा। तो करिकाल पुडुचेरी में है। और करिकाल के थोड़ा सा नीचे आइएगा तो नागपट्टनम है, ठीक है। तो याद रखिएगा करिकाल से नीचे आइएगा थोड़ा सा तो यहाँ पे नागपट्टनम मिलेगी, ठीक है। और मछलीपट्टनम है, तो मछलीपट्टनम से ऊपर आइएगा तो यहाँ पे मिलेगा बिमलीपट्टनम, ठीक है। तो मछलीपट्टनम से ऊपर थोड़ा सा आइएगा तो बिमलीपट्टनम मिलेगी, ठीक है। और बिमलीपट्टनम के जस्ट ऊपर जाइएगा तो यहाँ पे मिलेगा बालासोर, जो उड़ीसा में है, ठीक है। तो मैं आंध्र प्रदेश से चालू कीजिएगा। आंध्र प्रदेश में यहाँ पे मछलीपट्टनम से चालू कीजिएगा। डच में मछलीपट्टनम में डच अपना पहला कारखाना यानी फैक्ट्री बनाया था, जो आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में यहाँ पे मछलीपट्टनम था, ठीक है। तो यहीं पे अपना जो डच थे वो अपना कारखाना बनाए थे, पहला फैक्ट्री। और डच के नीचे बता दिए पुलिकट के नीचे करिकाल के नीचे नागपट्टनम, ठीक है। और मछलीपट्टनम के ऊपर में जाइएगा तो बिमलीपट्टनम मिलेगी। और बिमलीपट्टनम के ऊपर में जाइएगा थोड़ा सा तो यहाँ पे बालासोर उड़ीसा में मिलेगा। और बालासोर के ऊपर में जाइएगा तो यहाँ पे मिलेगी पिपली चिनसुरा। तो पिपली चिनसुरा जो वेस्ट बंगाल में थी, यानी कि पश्चिम बंगाल में। लेकिन अब पहले वाला में जो हम पहले बोल सकते थे बंगाल, अब यहाँ पे पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो मछलीपट्टनम में पहला कारखाना खोला डच। और मछलीपट्टनम के नीचे बता दिए पुलिकट के नीचे करिकाल, जो पुडुचेरी में है। और याद रखिएगा पुडुचेरी 3 राज्यों में है, ठीक है, और 4 जिला। और उसके बाद करिकाल के नीचे आइएगा तो यहाँ पे नागपट्टनम मिलेगी, ठीक है। अब याद रखिएगा कि इन सभी से यहाँ से इंडोनेशिया में इधर कपड़ा एक्सपोर्ट करता था, ठीक है, कपड़ा एक्सपोर्ट करता था। और यहाँ पे इंडोनेशिया से, और याद रखिएगा यहाँ पे इंडोनेशिया के बारे में कि इंडोनेशिया को मसाला का द्वीप समूह कहते थे पहले। तो इंडोनेशिया जो है, तो इंडोनेशिया को मसाला का द्वीप समूह कहते थे पहले। और इंडोनेशिया के यहाँ पर राजधानी जकार्ता बाटविया नाम रख दिया। जो जकार्ता है उसे बाटविया नाम रख दिया गया, ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये इंडोनेशिया की राजधानी देख लीजिए जकार्ता, जिसे बाटविया नाम दी रखा गया। और इंडोनेशिया को मसाला का द्वीप समूह कहते हैं। और इंडोनेशिया जो है मसाला द्वीप समूह, और यहाँ से मसाला ले जाया जाता था। देखिए मसाला जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से मसाला ले जाता था यूरोप, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो भारत के पूर्वी तट है, यहाँ पे पुलिकट, करिकाल, नागपट्टनम, ये सब जो था, तो यहाँ से वस्त्र यहाँ पे ले जाता था इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया जो मसालों का जो द्वीप समूह कहा जाता था, तो यहाँ इंडोनेशिया से मसाला ले जाया जाता था, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा कि भारत के जो पूर्वी तट है, यहाँ से इंडोनेशिया में कपड़ा का एक्सपोर्ट होता था, ठीक है। और यहाँ से एक्सपोर्ट, और यहाँ से इंडोनेशिया से यूरोप ले जाता था मसाला,
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मसाला जा रहा है, तो याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इतना ही नहीं, पूर्वी तट पे ही नहीं बल्कि अपितु ये जो पश्चिमी तट यहाँ पे जो पहले पुर्तगालियों का वर्चस्व था, यहाँ पे पुर्तगालियों का कब्जा हुआ था, जो अपना फैक्ट्री स्थापित किए थे कि ये कालीकट के नीचे कोचिन में। तो यहाँ पे याद रखेगा कि पुर्तगालियों से जो डच थे कोचिन जीत लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेगा जो कोचिन था जहाँ पे पुर्तगालियों ने पहला फैक्ट्री स्थापित किए थे और पहला फोर्ट वो अल्बुकर्क ने स्थापित किए थे, तो उन्हें यहाँ पुर्तगालियों से डच जीत लिया था, ठीक है, कोचिन को। तो यहाँ पे याद रखेगा। और उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखिएगा कि यहाँ पे गुजरात में यहाँ सूरत भी डचों का मुख्य अड्डा बन गया। ये जो सूरत है तो यहाँ पे सूरत भी डचों का मुख्य अड्डा बन गया था और पटना भी डचों का अड्डा था। तो ये पटना और सूरत दोनों याद रखेगा कि दोनों के प्रारंभिक माल खाने था, यानी कि पटना और सूरत दोनों के माल खाना दोनों के माल खाने थे, ठीक है, डच के। यहाँ पे माल रखा जाता था, इसीलिए यहाँ पे पटना और सूरत की प्रारंभिक माल खाना थी, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेगा। और पटना में भी डचों का अड्डा था और यहाँ पे सूरत में भी डचों का अपना मुख्य अड्डा बना लिया था अपना। उसके बाद आगे देखिए, डच लोग वस्त्र, नील का, अफीम का, सोरा का, साल्टपीटर, सूती वस्त्र, रेशम, शीशा इत्यादि का व्यापार करते थे, भारत से एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। उसके पुडुचेरी के बारे में हम बता रहे थे कि जो पुडुचेरी है, पुडुचेरी 4 जिला है पुडुचेरी में और यहाँ पे 3 राज्य में है, ठीक है। तो 3 राज्य और 4 जिला है। तो यहाँ पे पुडुचेरी में तो 4 जिला के बात करें तो यहाँ पे पुडुचेरी, करिकाल, माहे और यनम, ठीक है। और राज्य की बात करें तो 3 राज्य हैं, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम बता रहे थे कि जो भारत में डच फैक्ट्रियों की जो स्थापना है उसके बारे में कुछ पॉइंट हम बता रहे थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, भारत में डचों के लिए एक बड़ी विशेषता थी कि उन्होंने केवल पुलिकट के अंदर फोर्ट किला बनवाया, ठीक है। तो पुलिकट के अंदर ही फोर्ट किला बनवाए थे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो गेल्ड्रिया के दुर्ग, ठीक है, यानी कि फोर्ट। तो पुलिकट के अंदर के अलावा बाकी उनकी बस्ती में कहीं कोई फोर्ट नहीं था डच का। अब आगे देखिए यहाँ पे, और गोलकुंडा के बारे में हम बता दिए कि गोलकुंडा के सुल्तान और जो नायक थे वहाँ के, तो उन्होंने डचों को कम शुल्क पर व्यापार करने के लिए छूट दी थी, ठीक है। कौन? तो गोलकुंडा के सुल्तान और नायक, तो मुख्य रूप से कहाँ के, तो जिंजी, मदुरै और तंजौर के नायक, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ के नायक डचों को कम शुल्क पर व्यापार करने की छूट दी थी, ठीक है। अब हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो आप देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है।